French Revolution, first part, how all this started. Means what were the reasons and conditions of this revolution. And this is the most important part of this chapter. ये समझ गए तो आपको पूरा revolution समझ में आ जाएगा. This is the background, reason and condition. सब कुछ आपको इसमें समझ में आ जाएंगी बातें भी पता चल जाएंगे आपको, और उसकी कंडीशंस भी, कि जैसे पॉलिटिकल हम लोग पहला हेडिंग पढ़ रहे हैं तो पॉलिटिकल, द फर्स्ट पॉलिटिकल कंडीशंस में अगर लिखें तो मोनार्की सिस्टम ऑफ गवर्नेंस मींस एट द टाइम ऑफ रेवोल्यूशन, व्हेन दिस रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन फ्रांस, देयर वाज अ मोनार्किकल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस. मोनार्की सिस्टम ऑफ गवर्नेंस में क्या होता है, एक किंग होता है जिसको मोनार्क भी कहते हैं, और वही सारी पावर्स एक्सरसाइज करता है स्टेट की, जिसमें कि लेजिस्लेटिव पावर भी आती है, एग्जीक्यूटिव पावर भी आती है और जुडिशियल पावर भी आती है. तो यहाँ पर भी वही सिस्टम चल रहा था. जो मोनार्क था उसके पास एब्सोल्यूट पावर्स थी, वही कानून बनाता था यानी कि लेजिस्लेटिव का काम करता था, वही एग्जीक्यूटिव का काम भी करता था यानी उन लॉज को, उन रूल्स को, उन कानून को लागू कराने का काम भी वही करता था. जैसे वो चाहता था वैसे उसको लागू करा सकता था. एंड जुडिशियल फंक्शन भी परफॉर्म करता था, मींस कि अगर कोई उन रूल्स को ब्रेक करे, बातों को नहीं मानता था, तो उसको पनिश करने का राइट भी मोनार्क के पास ही था. इसलिए लिखा हुआ है कि मोनार्की सिस्टम ऑफ गवर्नेंस था. मींस ऑल द थ्री पार्ट्स ऑफ द स्टेट, दैट इज द पार्ट टू लेजिस्लेट, or we can say making laws, the powers of executing means to implement these laws, उनको लागू कराने का right, and the power of judiciary means to punish someone who violates these rules and does not follow the system. वो पावर भी मोनार्क के पास था. Second political condition was that France was ruled by Bourbon dynasty. बर्बन डिस्पॉट्स लिखा हुआ है. बर्बन डायनेस्टी उस समय वहां पर रूल कर रही थी. बर्बन राजवंश वहां का जो था वो रूल कर रहा था. एंड दे वर डिस्पॉट्स. डिस्पॉट्स मींस दे एक्सरसाइज्ड एब्सोल्यूट पावर्स, जैसा कि ऊपर बताया, और उनके पावर्स के एक्सरसाइज पर कोई कंट्रोल करने वाली एजेंसी नहीं थी. जैसे आज के समय पर अगर डेमोक्रेसीज में बात करें तो जो गवर्नमेंट होती है, जो कि एग्जीक्यूटिव होते हैं, उनकी पावर्स को कंट्रोल करने के लिए बहुत सी एजेंसीज हैं. जैसे लेजिस्लेटिव है, जो संसद है, पार्लियामेंट है, वहां पर उनके एक्शंस को लेकर के चर्चा होती है, डिस्कशन होता है, ऑब्जेक्शन उठाया जा सकता है. जुडिशरी जो ब्रांच है हमारी, वो उनके रूल्स को गलत भी डिक्लेयर कर सकते हैं, इनवैलिड डिक्लेयर कर सकते हैं, या उनके एक्शंस को इनवैलिड डिक्लेयर कर सकते हैं. और इस तरह की और भी एजेंसीज हैं जिनका काम ये है कि गवर्नमेंट की पावर को, यानी एग्जीक्यूटिव की पावर को कंट्रोल करते रहें. लेकिन उस समय फ्रांस में बर्बन किंग्स जो होते थे, जो मोनार्क्स थे, उनकी पावर्स को कंट्रोल करने के लिए कोई ऐसी एजेंसीज नहीं थी, और इसीलिए टर्म यूज किया है बर्बन डेस्पॉट्स. मींस बर्बन डायनेस्टी के वो रूलर्स यहाँ रूल कर रहे थे जिनकी पावर्स पर कोई कंट्रोल नहीं था. दे वर डेस्पॉट्स. वो एब्सोल्यूट पावर एक्सरसाइज करते थे. थर्ड पॉइंट इज लुइस 16 वाज द किंग. उस समय फ्रांस में लुइस 16 मोनार्क था, या कहें किंग था, हु रूल्ड फ्रांस. और उसके बारे में एक बात लिखिए, दैट ही वाज नॉट एबल टू ब्रिंग बोल्ड रिफॉर्म्स. हालांकि जब वो किंग बना 1774 में, तो उसका इंटेंशन कुछ अच्छा काम करने का ही था, लेकिन क्योंकि वो बहुत कम एज में, हमने पढ़ा था कि वो 20 इयर्स की एज में ही 1774 में असेंड हुआ था थ्रोन पर, तो उसके अंदर बोल्ड रिफॉर्म्स लाने की कैपेबिलिटी नहीं थी, उसको एक्सपीरियंस नहीं था बहुत ज़्यादा, और ना ही वो बहुत बड़े एक्शंस
लेने के लिए, कदम उठाने के लिए तैयार था उस समय। तो इसलिए ये बात आपको उसके बारे में याद रखनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट इज मैरी एंटोइनेट was his wife and the Queen of France. मैरी एंटोइनेट के बारे में भी हम लोगों ने इंट्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ा था, इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में, कि वो लुई 16 की वाइफ थी और इस नाते वो फ्रांस की क्वीन थी। उसके बारे में 2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। दैट फर्स्ट पॉइंट इज दैट शी वाज एक्स्ट्रावेगेंट एंड बैड एडवाइजर। एक्स्ट्रावेगेंट मींस जो बहुत ज्यादा फजूल खर्च करे, ऐशो आराम की चीजों पर, लग्जरी आइटम्स पर बेवजह खर्च करना, ये उसकी आदत थी। और दूसरी चीज, शी वॉज अ बैड एडवाइजर। वो हमेशा गलत सलाह देती थी किंग को, जिसकी वजह से उसकी इमेज खराब होती चली गई। क्वीन की इमेज भी इसकी वजह से काफी खराब थी पब्लिक के बीच में। इनफैक्ट पब्लिक नफरत करती थी। ऑस्ट्रियन प्रिंसेस, ठीक है, प्रिंसेस लिखा हुआ है इसमें, ऑस्ट्रियन प्रिंसेस थी। ऑस्ट्रियन प्रिंसेस का मतलब उस समय वहां पर जो किंग था ऑस्ट्रिया का, वो इसका भाई था, ठीक है। तो जो किंग था ऑस्ट्रिया का, वो उसका भाई था। यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, शी वॉज ऑस्ट्रियन प्रिंसेस। ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं बोल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से कंफ्यूज मत होइएगा। ऑस्ट्रिया एक यूरोपियन कंट्री है जो कि फ्रांस का नेबरिंग कंट्री था। तो वहां का जो राजा था वो मैरी एंटोइनेट का भाई था, इस नाते वो वहां की प्रिंसेस थी। ये पॉलिटिकल कंडीशंस हैं। नेक्स्ट इज सोशल कंडीशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सोसाइटी में ही रेवोल्यूशन हुआ। वहां का सोशल डिवीजन समझना बहुत जरूरी है। ये जो सोशल डिवीजन है ये आपकी एनसीईआरटी से लिया गया है, तो ये आपको ग्राफ वहां पर भी मिल जाएगा, आप इसको एनसीईआरटी में भी देख पाएंगे। और इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमने इसके बारे में बात भी की थी थोड़ी। देखिए, सोसाइटी की बात करें तो जो सोसाइटी है फ्रांस की, इट वाज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। द फर्स्ट वन बीइंग द क्लर्जी। ये इनको एस्टेट्स बोलते थे। 3 कैटेगरीज या 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड थी और इन तीनों को एस्टेट्स बोलते थे। तो जो फर्स्ट एस्टेट था, द टॉप मोस्ट स्टेट वाज क्लर्जी। क्लर्जी के अंदर जो फादर्स होते थे चर्च के, एंड द बिशप्स, और जो उनके हेल्प करने के लिए चर्च में काम करने वाले जो लोग होते थे, बेसिकली दे वर कॉल्ड क्लर्जी। और ये फर्स्ट एस्टेट में आते थे। इनका काफी ज्यादा इंटरफेरेंस पॉलिटिकल डिसीजंस में भी होता था। जो क्लर्जी होते थे, जो चर्च के फादर होते थे, बिशप्स होते थे, उनका इंटरफेरेंस पॉलिटिकल डिसीजंस में भी अक्सर देखने को मिलता था। सेकेंड एस्टेट वाज नोबिलिटी। नोबिलिटी में जो राजा के दरबार में काम करने वाले मंत्री होते थे, किंग के जो मिनिस्टर्स होते थे, जो हाई ऑफिशियल्स होते थे किंग के, वो, और इसके अलावा जो राज परिवार के सारे लोग होते थे, वो नोबिलिटी में आते थे। द थर्ड स्टेट was collectively known as commoners। थर्ड स्टेट के लोगों को कलेक्टिवली कॉमनर्स के नाम से जाना जाता था। और ये कॉमनर्स जो थे, दे वर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस। इनके भी 3 क्लासेस थी, यानी कि 3 कैटेगरीज थी कॉमन पीपल। जो टॉप मोस्ट कॉमनर्स होते थे, या थर्ड स्टेट के जो सबसे ऊपर कैटेगरी के जो मेंबर्स होते थे, उसमें बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, और जो कोर्ट के ऑफिशियल्स होते थे वो, प्लस लॉयर्स एटसेट्रा, ये लोग आते थे। दूसरे नंबर पर जो लोग आते थे, ये काफी बेसिकली रिच होते थे। दे वर रिच एंड एजुकेटेड पीपल, जो कि थर्ड स्टेट के टॉप पर आते थे। सेकेंड कैटेगरी में जो लोग हैं, दे आर पीजेंट्स एंड आर्टिसंस। इसमें कुछ पीजेंट्स जिनके खुद की जमीनें होती थी,
और आर्टिसंस जो अपना प्रोफेशन, आर्टिसंस में जैसे जो मूर्तिकार होते हैं, स्टैचूज बनाते हैं या कारपेंट्री का काम करते हैं, इस तरह के छोटे मोटे मैन्युफैक्चरिंग वर्क करने वाले लोग आर्टिसंस में आते थे। क्राफ्ट वर्क जो करते हैं, कपड़े के मैन्युफैक्चरर जो हैं, क्लोथ्स वगैरह बनाते हैं, वो लोग इस कैटेगरी में आ रहे हैं। और जो सबसे लोअर मोस्ट हैं, आप देखेंगे थर्ड स्टेट में, दे आर स्मॉल पीजेंट्स, छोटे किसान। और उसके अलावा लैंडलेस लेबरर्स, यानी कि कुछ ऐसे किसान जिनके पास बहुत छोटे प्लॉट्स ऑफ लैंड हैं, जहां पर कि वो कल्टीवेशन करके अपने परिवार का ही केवल लाइवलीहुड चला पा रहे हैं, और उसके अलावा एक्स्ट्रा इनकम उनके पास जनरेट करने के लिए लैंड या और कोई साधन नहीं है। लैंडलेस लेबरर्स में वो कैटेगरीज आती हैं जिनके खुद के लैंड नहीं है, तो वो एज अ लेबर दूसरे के बड़े किसानों के यहाँ या कुछ नोबल्स के यहाँ काम करते हैं, जिससे उनको कुछ पैसा मिलता है और वो अपना परिवार चलाते हैं। साथ ही साथ सर्वेंट्स आते हैं जो बड़े जो बिजनेसमैन हैं या जो नोबल्स हैं उनके यहाँ काम करते हैं, और उसकी वजह से उनको कुछ इनकम वहां से मिलती है। तो ये हमारा ओवरऑल जो सोशल डिवीजन है वो हमने देख लिया। यहाँ पर ये जो सिस्टम ऑफ सोसाइटी है उसको नाम दिया जाता था एंशिएंट रिजाइम, या रिजीम भी पढ़ सकते हैं। एंशिएंट रिजीम, ये क्वेश्चन आता है शॉर्ट में कि एंशिएंट रिजीम क्या है, तो उसमें आपको डिस्क्राइब करना है दैट द सोशल स्ट्रक्चर बिफोर द रेवोल्यूशन, 1789 के रेवोल्यूशन से पहले जो सोशल स्ट्रक्चर था उसका जो डिवीजन था, जिसमें कि फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट आते थे, उसी सिस्टम ऑफ सोसाइटी को कहा जाता था एंशिएंट रिजीम। उसके बाद कुछ बातें सोशल कंडीशंस के बारे में। पहली चीज ये कि क्लर्जी और नोबिलिटी जो थे, दे एंजॉयड मेनी प्रिविलेजेस, उनको बहुत से प्रिविलेजेस मिले हुए थे। प्रिविलेजेस का मतलब होता है विशेष तरह के कुछ राइट्स मिले हुए थे, खास राइट्स मिले हुए थे, स्पेशल राइट्स मिले हुए थे। इनमें कुछ के एग्जांपल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे दे हैड नो टैक्स टू पे, उनको कोई टैक्स पे नहीं करना होता था। इसके अलावा उनको खुद टैक्स कलेक्ट करने का राइट दिया हुआ था। जैसे टाइथ नाम का एक टैक्स होता था जो चर्च कलेक्ट करता था, ये नाम लिखा हुआ है टैक्स का। इट वाज द टैक्स कलेक्टेड बाय चर्च, ये रिलीजियस टैक्स होता था, लिखा हुआ इसमें। टैली वाज अ टैक्स विच वाज डायरेक्ट टैक्स फॉर स्टेट, ये राजकोष में जाता था डायरेक्ट। ये टैक्स जैसे इनकम टैक्स आज के समय पर है, ये डायरेक्ट लोगों की इनकम से टैक्स लिया जाता था और वो स्टेट के पास जाता था, यानी राज्य के नाम पर ये पैसा जाता था। इसके अलावा कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे। इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे कि आपके यहाँ अभी जीएसटी है, उस तरह से गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है ना, उस तरह से पहले भी गुड्स के ट्रांजैक्शंस पर जो भी टैक्स लगते थे। इसके अलावा जब एक जगह से दूसरी जगह इंपोर्ट या एक्सपोर्ट चीजें की जाती थी तो उस पर टैक्स लगते थे। हर स्टेट अपने टैक्सेस लगाता था। इंपोर्ट ड्यूटी या एक्सपोर्ट ड्यूटी पे करनी होती थी, कस्टम ड्यूटी जो होती थी कहलाती थी, वो सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस में आते थे। तो इस तरह के टैक्सेस होते थे, और इनको कलेक्ट करने के लिए जो नोबल्स होते थे या क्लर्जी होते थे उनको राइट मिला हुआ था। थर्ड इज फ्यूडल प्रिविलेजेस। ये जो पार्ट्स आप पढ़ रहे हैं ये सब पार्ट्स हैं हालांकि सोशल के, लेकिन इनके ये जो सोशल वाला हम लोग सोशल कंडीशंस और रीजंस पढ़ रहे हैं, लेकिन इनके इंडिविजुअल क्वेश्चंस भी आते हैं शॉर्ट में। तो आप इसको एक इंडिविजुअल क्वेश्चन की तरह मानिए कि व्हाट वर द प्रिविलेजेस, जैसे क्वेश्चन आ सकता है व्हाट वर द प्रिविलेजेस गिवन टू क्लर्जी एंड नोबिलिटी ड्यूरिंग द एंशिएंट रिजाइम, तो उसमें आपको ये 3 पॉइंट्स मेंशन कर देना है। तो थर्ड पॉइंट जो है वो है फ्यूडल प्रिविलेजेस ऑफ नोबिलिटी। नोबिलिटी को खास कुछ फ्यूडल प्रिविलेजेस मिले हुए थे। फ्यूडल प्रिविलेजेस का मतलब कि वहां पर उनको फ्यूडल ड्यूज कलेक्ट करने का राइट था।
फ्यूड मतलब होता है सामंत या जमींदार, जिसको आप समझ सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में। तो जो जमींदारी होती थी उसके जो ड्यूज होते थे, जैसे लगान वगैरह वसूल करने के राइट्स जो थे जमीनों के, वो मिले हुए थे नोबिलिटी को। वो फ्यूडल ड्यूज कलेक्ट करते थे, इनको फ्यूड कहा जाता था, नोबल्स को फ्यूड भी कहा जाता था। गांव में जमींदार होते थे ये, तो दूसरों को, जिनके पास जमीनें नहीं होती थी, छोटे किसान या लेबरर जो होते थे, उनको दे करके उस पर कल्टीवेशन कराते थे। फिर उसमें वो उसका हिस्सा, एक बड़ा हिस्सा इनको एज अ फ्यूडल ड्यू देना होता था। तो ये उस फ्यूडल ड्यू को कलेक्ट करते थे। इसके अलावा उनको ये भी राइट था कि वो फ्री सर्विसेज ले सकते थे, जो थर्ड स्टेट के लोग थे, खासकर जो लेबरर्स थे, किसान थे, उनसे ये राइट भी इनको मिला हुआ था। ये एंशियंट रिजीम का पूरा सिस्टम है जो आप पढ़े। एंशियंट रिजीम में इस तरह के राइट्स क्लर्जी और नोबिलिटी को हासिल थे। उसके बाद है थर्ड स्टेट सफर्ड मेनी डिसएडवांटेजेस। ये सब सोशल कंडीशन नहीं है। क्वेश्चन इसका भी इंडिविजुअल आ सकता है कि व्हाट वर द डिसएडवांटेजेस सफर्ड बाय द थर्ड स्टेट, या व्हाट वाज द सोशल कंडीशन ऑफ द थर्ड स्टेट। तो उसमें आप लिखेंगे ये 3 पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट इज दे रेंडर्ड फ्री सर्विसेज टू फ्यूड्स। जैसा कि ऊपर आपने पढ़ा कि फ्यूड को राइट है इनसे फ्री सर्विस लेने का, और इनके ऊपर एक ऑब्लिगेशन था कि ये फ्यूड्स को फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद बर्डन ऑफ, अच्छा इसके अलावा भी लिखा हुआ है यहाँ पर कि आर्मी और दूसरे कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज में भी फ्री सर्विसेज देते थे। फ्यूड्स के यहाँ उनके जमीनों पर, उनके घरों पर तो फ्री सर्विस देते ही थे, साथ में अगर आर्मी में कुछ जरूरत पड़ती थी या फिर कोई और कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी हो रही है, जैसे सड़कें बनाई जा रही हैं, पुल बनाए जा रहे हैं, तो उनमें भी इनको फ्री सर्विस देनी पड़ती थी। ये ऑब्लिगेशन इनके ऊपर थे। दूसरा है बर्डन ऑफ ऑल टैक्सेस, जितने भी टैक्सेस, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा क्लर्जी एंड नोबिलिटी वर फ्री फ्रॉम पेइंग टैक्सेस। एग्जेम्पशन जिसको बोलते हैं, दे वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्सेस। तो जो पूरा टैक्स पे करते थे उसका पूरा जो बर्डन था वो थर्ड स्टेट के ऊपर ही जाता था। उसके बाद थर्ड पॉइंट है स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा रीजन था जिसकी वजह से ट्रिगर होता है हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन। स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल का मतलब ये कि जो थर्ड स्टेट है उनको अपने जीवन को चलाने के लिए, जिंदा रहने के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता था। जैसे एक यहाँ पर फ्लो चार्ट दिया हुआ है जिससे आप समझ पाएंगे कि कैसे वो उनको सर्वाइवल में दिक्कतें आ रही थी। सबसे पहली बात यहाँ ये जाननी है कि 18th सेंचुरी में जो पॉपुलेशन का इंक्रीज था वो काफी ज्यादा हुआ, मतलब 25-30-35% तक पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी लगभग हर साल। और इस वजह से अब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उस पॉपुलेशन को फीड कराने के लिए फूड ग्रेन्स भी होने चाहिए, लेकिन फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन उसी रेट से नहीं बढ़ पा रहा था, और जिसकी वजह से जो फूड ग्रेन्स थे उनकी शॉर्टेज होने लगी। जब फूड ग्रेन्स शॉर्टेज में होंगे और डिमांड उनकी ज्यादा बढ़ गई तो चीजों के दाम बढ़ने लगे, प्राइसेस बढ़ने लगे। ब्रेड जो कि वहां का स्टेपल फूड है, वहां का भी उसका भी प्राइस बढ़ गया। मतलब जो जरूरी चीजें हैं खाने पीने की, उनके दाम भी बहुत ज्यादा बढ़ गए। इस दौरान जो वर्कर्स होते थे, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में, वर्कशॉप्स में काम करते थे, या जो नोबिलिटीज के यहाँ काम करते थे, उन लोगों के वेजेस में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ, या हुआ तो बहुत कम हुआ इन कंपैरिजन टू द इंक्रीज इन प्राइसेस। प्राइसेस जिस रेट से बढ़ रहे हैं तो उस रेट से इंक्रीमेंट नहीं हो रहा था। और कंडीशन तब और ज्यादा खराब हो जाती थी जबकि कभी ड्रॉट या हेल हो जाता था, यानी कभी सूखा पड़ गया या फिर कभी अगर ओले पड़ गए तो फसलें खराब हो जाती थी। ऑलरेडी शॉर्टेज है फूड ग्रेन्स की, और जब फसलें खराब हो जाती थी तो प्राइसेस और भी ज्यादा बढ़ जाते थे, और इस हद तक बढ़ जाते थे
कि सबसिस्टेंस क्राइसिस आ जाती थी। सबसिस्टेंस क्राइसिस मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहां पर कि लोगों को बहुत ज़रूरी चीज़ें जो है जिंदा रहने के लिए वो भी हासिल नहीं हो पाती हैं और उनको सर्वाइवल में दिक्कत आने लगती है। ऐसी ही एक चीज़ जो है वो 1789 में ऐसी एक घटना हो गई जबकि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने की वजह से क्रॉप्स फेल हो गई और फूड प्राइसेस बहुत बढ़ गए, जिसकी वजह से भुखमरी जैसे हालात आ गए, फेमाइन हो गया। ये सारी चीज़ें बहुत अहम रोल था इनका इस रेवोल्यूशन को ट्रिगर करने में। तो ये हमने पढ़ा थर्ड स्टेट के बारे में। हमने अभी पढ़ा सोशल कंडीशन। इसके पहले हमने पॉलिटिकल कंडीशंस के बारे में पढ़ा था, जहां पर देखा कि मोनार्की सिस्टम ऑफ गवर्नेंस था, बर्बन डायनेस्टी रूल कर रही थी। राजा का नाम लुइस 16 था जो कि बोल्ड रिफॉर्म्स लाने में इनकैपेबल रहा। मैरी एंटोइनेट उसकी वाइफ और क्वीन थी फ्रांस की, जो कि एक्स्ट्रावेगेंट फिजूल खर्च करती थी और राजा को हमेशा गलत सलाह देती थी। शी वॉज ऑस्ट्रियन प्रिंसेस, वो ऑस्ट्रिया के राजा की बहन थी और इस नाते वो ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस थी। फिर हमने सोशल कंडीशंस के बारे में पढ़ा, जहां पर हमने क्लर्जी, नोबिलिटी और कॉमन या कॉमनर्स, ये 3 स्टेट्स पढ़े, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड स्टेट। क्लर्जी में जो बिशप्स एंड फादर्स होते थे वो, नोबिलिटी में जो राजा के दरबार में मंत्री वगैरह होते थे या जो बहुत हाई ऑफिशियल्स होते थे, राज परिवार के लोग होते थे, वो सब आते थे। थर्ड स्टेट फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, जहां पर कि कुछ बड़े बिजनेसमैन आते थे टॉप पर, छोटे किसान या कह सकते हैं आर्टिशंस वगैरह जो हैं वो यहाँ पर सेकेंड कैटेगरी में हैं, और जो बहुत ही छोटे किसान और लैंडलेस लेबरर सर्वेंट्स हैं वो थर्ड कैटेगरी में आ रहे हैं। एक बात और आपको इसमें याद रखने वाली जो है, जो जान लेनी चाहिए क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो ये कि कॉमनर्स की पॉपुलेशन उस समय वहां पर लगभग 90% थी। ये 90% थे वहां पॉपुलेशन में, यानी कि इनकी पॉपुलेशन काफी ज्यादा है कंपेयर करें अगर तो क्लर्जी और नोबिलिटी से। क्लर्जी की पॉपुलेशन केवल 2% है और नोबिलिटी की पॉपुलेशन उस समय वहां पर केवल 8% थी ऑलमोस्ट। तो पॉपुलेशन वाइज ये बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी जो 60% लैंड का हिस्सा है, लगभग 60% लैंड जो है वो क्लर्जी और नोबिलिटी के पास ही है। कॉमन लोगों के पास बहुत कम प्रॉपर्टीज हैं, बहुत कम लैंड है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें वहां पर सोसाइटी में और आपको जाननी चाहिए कि मौजूद थी। फिर हमने देखा कि क्लर्जी और नोबिलिटी को कुछ प्रिविलेजेस हासिल हैं, जैसे उनको टैक्स नहीं देना है, वो खुद टैक्स कलेक्ट करते हैं, और जो नोबल्स हैं उनको फ्यूडल ड्यूज कलेक्ट करने और फ्री सर्विसेज अवेल करने का राइट भी है। थर्ड स्टेट को क्या क्या डिसएडवांटेजेस सफर करने पड़ रहे थे, उनको फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, जब नोबल्स कहें तब उनको प्रोवाइड करें, जब राजा कहे तो आर्मी में जाकर प्रोवाइड करें, या कोई कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है तो उसमें भी देना पड़ता था। बर्डन सारे टैक्सेस का थर्ड स्टेट को ही पे करना पड़ता था, वही सारे टैक्सेस पे करते थे, और उनको सर्वाइवल के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता था। बहुत बार ऐसा होता था कि पॉपुलेशन बढ़ने के बाद ब्रेड के प्राइसेस बहुत बढ़ गए, वेजेस बढ़ नहीं रहे हैं मजदूरों के, कॉमनर्स के, ड्रॉट और हेल आने से हालत इतनी खराब हो जाती थी कि सब्सिस्टेंस क्राइसिस आ जाता था, उनको जीवन जीने के लिए, सरवाइव करने के लिए भी चीजें अवेलेबल नहीं होती थी। और ऐसी एक घटना 1789 में भी हुई थी। About the social conditions. Now economic causes or economic condition you can say which were prevailing during the revolution in France. सबसे पहला जो पॉइंट है इकोनॉमिक कंडीशन में वो लिखा हुआ है एम्प्टी ट्रेजर। एम्प्टी ट्रेजर, ट्रेजर मतलब राजकोष है, जो राजा के पास अमाउंट होता है राज्य को चलाने के लिए, उसके फंक्शनिंग के लिए, वो ट्रेजर खाली था। हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में पढ़ा था कि 1774 में लुइस 16 किंग बनता है, मोनार्क बनता है फ्रांस का, और उस समय उसको एम्प्टी ट्रेजर मिलता है। मतलब कि जो लुइस 14 और 15 थे उसके पहले, उन लोगों के समय पे ही काफी ज्यादा पैसे ट्रेजर से खर्च किए जा चुके थे,
जिसकी वजह से 1774 आते आते ट्रेजर ऑलमोस्ट एम्प्टी हो चुका था। इसके कुछ रीजंस हैं। जैसे लुइस 15 यानी कि लुइस 16 के पहले जो किंग थे, उन्होंने एक 7 ईयर वॉर लड़ा था ब्रिटेन के अगेंस्ट में। ये वॉर लुइस 15 और ब्रिटेन के बीच में हुआ था। ये बहुत लंबा 7 सालों तक ये वॉर चला था। ठीक है, तो इस दौरान बहुत ज्यादा पैसा ट्रेजर से खर्च करना पड़ा था। उसके बाद लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ पैलेस वर्साइलेस एंड कोर्ट। इंट्रोडक्टरी लेक्चर में इस पर भी हमने डिस्कशन किया था कि जो पैलेस था शहर से बाहर, जो कैपिटल सिटी थी पेरिस, उससे बाहर एक वर्साइलेस एक जगह थी, वहां पर बहुत बड़ा एक पैलेस बना हुआ था जिसमें कि जिसका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा आता था। साथ ही जो कोर्ट था, कोर्ट रूम जब था, वहां पर सारी लग्जरी की चीजें अवेलेबल होती थी और जो कोर्ट के लोग होते थे, मंत्री वगैरह, और जो सैलरीज उनको पे करनी होती थी, उसकी वजह से काफी ज्यादा खर्चे होते थे। तो ये कोर्ट और पैलेस के मेंटेनेंस का कॉस्ट बहुत ज्यादा होने की वजह से भी जो ट्रेजर था वो खाली होता चला गया। नेक्स्ट इज हेल्प अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन इंडिपेंडेंस। फ्रांस के राजाओं ने लुइस 15 के समय ये हुआ था, और लुइस 16 ने भी जब वो किंग बने तो उन्होंने भी मदद करी अमेरिका की। अमेरिका की में 13 कॉलोनीज ब्रिटेन की हुआ करती थी। यहाँ पर 13 ब्रिटिश कॉलोनीज होती थी अमेरिका में पहले, यानी कि जैसे इंडिया एक कॉलोनी होता था ब्रिटेन का, इंडिया पर जैसे ब्रिटेन रूल करता था, वैसे ही अमेरिका में भी रूल करता था, और उस समय वहां पर 13 कॉलोनीज में डिवाइडेड था अमेरिका। क्योंकि इस 7 ईयर वॉर में ब्रिटेन से फ्रांस हार चुका था और काफी अपमानित हुआ था इस लड़ाई के बाद, तो कितना लंबा लड़ाई लड़ने के बाद, इतना पैसा खर्च करने के बाद भी फ्रांस इसमें हार गया। हालांकि ब्रिटेन का भी काफी नुकसान इसमें हुआ, फाइनेंशियल लॉस हुआ, लेकिन ब्रिटेन जीत गया तो उसका कम से कम सम्मान बचा रहा। फ्रांस के साथ ऐसा नहीं हुआ, फ्रांस का पैसा भी खर्च हो गया और साथ ही साथ वो युद्ध हारने की वजह से उसको अपमानित भी होना पड़ा। तो इसमें हार का बदला लेने का एक मौका उसको तब मिला जब अमेरिका की कॉलोनीज ने मदद मांगी फ्रांस से, और फ्रांस ने इन अमेरिकन कॉलोनीज को ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस हासिल करने में मदद करने के लिए बहुत ज्यादा पैसे, आर्म्स और एम्युनिशन सप्लाई किए, जिसमें काफी पैसे खर्च हुए। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है लगभग 2 मिलियन लिवरेज का डेट हो चुका था फ्रांस के ऊपर। लिवरेज वहां की करेंसी है। जैसे आपके यहाँ रुपीज चलता है, अमेरिका में डॉलर चलता है, वैसे ही फ्रांस की करेंसी लिवरेज। और 2 बिलियन लिवरेज का कर्ज उस समय फ्रांस ने ले रखा था आसपास के स्टेट्स से, और जो दूसरे स्टेट्स के बड़े लेंडर्स होते थे उनसे उन्होंने ले रखा था। इस कर्ज का जो लेंडर इंटरेस्ट चार्ज करते थे, उस पर जो इंटरेस्ट लगाते थे, वो 10% की रेट से चार्ज करते थे, और ये 10% का इंटरेस्ट पे करने में ही जितना भी टैक्स वगैरह से पैसा आता था स्टेट के पास, आपने पढ़ा डायरेक्ट टैक्सेस वगैरह जो स्टेट को मिलते थे, उसका आधा पैसा जो है, आधे से ज्यादा इनफैक्ट, वो इंटरेस्ट पे करने में ही खर्च हो जाता था। तो राज्य के मेंटेनेंस के लिए, देश को चलाने के लिए राजा के पास बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं बचता था कि वो कोई डेवलपमेंट का काम कर पाए, कोई और अच्छी चीजें अपनी पब्लिक के लिए कर सके। ऐसा कोई भी उसके पास प्रोविजन नहीं था, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं थी उसकी। तो लेंडर्स 10% का इंटरेस्ट चार्ज कर रहे थे। स्टेट को
इन सारी चीज़ों को टैकल करने के लिए, क्योंकि उसके पास पैसे की कमी होने लगी थी, ट्रेजर एम्प्टी हो चुका था, तो उनको ये लगा कि हमें क्या करना चाहिए, अब नए टैक्सेस लगा देने चाहिए और कुछ पुराने टैक्सेस को इंक्रीज कर देना चाहिए, इंक्रीज टैक्सेस, और कुछ नए टैक्सेस इम्पोज करने चाहिए। इस डिसीजन के बारे में जब लोगों के पास न्यूज़ पहुंची तो लोग इससे काफ़ी नाराज़ हुए, गुस्सा हुए और उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। तो ये पहला पॉइंट है हमारे इकोनॉमिक रीज़न या इकोनॉमिक कंडीशन का, जिसकी वजह से ये फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है। सेकेंड एक रीज़न और लिखा हुआ है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का मतलब ये है कि जो वहाँ पर पब्लिक थी उनके बीच में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक इनइक्वालिटी थी, या ये कहें कि आर्थिक असमानता थी, या ये कहिए कि जो रिच थे और जो पुअर थे उनके बीच का गैप बहुत ज़्यादा था। यानी कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा रिच होते थे, जैसे नोबल्स वगैरह हो गए, और कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा गरीब होते थे, जैसे आपने लैंडलेस लेबरर्स के बारे में पढ़ा और सर्वेंट्स के बारे में पढ़ा। यानी एक व्यक्ति, एक ग्रुप है जैसे नोबल्स वगैरह हैं, उनके पास इतना पैसा है कि वो बहुत लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं। किंग है जो बहुत बड़े महल में रह रहा है, नोबल्स हैं जो बहुत बड़े बड़े घरों में रहते हैं, ढेर सारे उन्होंने अनाज कलेक्ट करके रखा हुआ है और सारी लग्जरीज को एंजॉय कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो गरीब तबका है उसके पास खाने तक वो ब्रेड नहीं है। तो ये इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है जिसकी वजह से रेवोल्यूशन हैपन होता है। जो फोर्थ कॉज कह लीजिए या कंडीशन कह लीजिए जिससे फ्रेंच रेवोल्यूशन को ज़्यादा तेजी मिली, या वो बहुत बाद में होता अगर ये रीज़न नहीं होता, इस रीज़न की वजह से काफ़ी जल्दी रेवोल्यूशन अकर हुआ फ्रांस में और बहुत तेजी से आगे बढ़ा। ये रीज़न है इंटेलेक्चुअल रीज़न। इस दौरान ये जो 18th सेंचुरी का जो एरा है, यानी कि 1701 से लेकर के 1800 के बीच का, जिस बीच में ये रेवोल्यूशन हो रहा है, 1789 की बात है, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जो 1701 से लेकर के और जो 1800 तक का जो टाइम पीरियड है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, 18th सेंचुरी है। ठीक है, तो जो 18th सेंचुरी था इसको एज ऑफ एनलाइटनमेंट कहा जाता है। एज ऑफ एनलाइटनमेंट का मतलब ये कि लोगों में नए तरह की नॉलेज, अवेयरनेस और रैशनल थिंकिंग डेवलप होने का ये टाइम है। इस समय में लोगों के अंदर रैशनल थिंकिंग, उसके अलावा साइंस और फिलॉसफी में काफी डेवलपमेंट हुआ। इसी समय जो एक ये अलग से, हालांकि आपकी बुक में टॉपिक है, एजुकेटेड मिडिल क्लास, वेल्दी और एजुकेटेड मिडिल क्लास का एमरजेंस भी हुआ। यानी कि 18th सेंचुरी से पहले जब हमने सोशल डिवीजन देखा था उसमें जो टॉप पर लोग दिखाए जा रहे थे कि बिजनेसमैन हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, फिलोसफर्स हैं, लॉयर्स हैं, इनकी संख्या बहुत ही कम थी। ये एक अलग कैटेगरी नहीं आते थे, ये थर्ड स्टेट ओवरऑल अनएजुकेटेड और पुअर कैटेगरी थी। लेकिन 18th सेंचुरी के बाद क्योंकि ट्रेड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था आसपास के स्टेट्स के साथ, तो इस वजह से वो जो ट्रेडर्स होते थे, जो मैन्युफैक्चरिंग का काम करने लगे थे, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स सप्लाई करते थे, जो मर्चेंट्स थे, साथ ही साथ जो लॉयर्स और फिलोसोफर्स हुए, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से लोगों का आना जाना एक दूसरे स्टेट्स में होता था, तो वहाँ से कुछ नए आइडियाज़, कुछ नया टेक्नोलॉजी, कुछ नए फिलोसफिकल थॉट्स, कुछ नए साइंटिफिक चीज़ें एक दूसरे स्टेट में एक्सचेंज होने लगी। तो ये जो 18th सेंचुरी का एरा था, इसमें ये सब बातें बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि एक नए
मिडिल क्लास का, जो कि वेल्दी और एजुकेटेड होता था, उसका इमरजेंस हुआ। इस मिडिल क्लास में जैसा कि बताया, मर्चेंट्स, मैन्युफैक्चरर्स, लॉयर्स, फिलोसफर्स और जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते थे, वो लोग इसमें आते थे। इस मिडिल क्लास का ये मानना था कि किसी भी ग्रुप को प्रिविलेज बाय बर्थ नहीं मिलना चाहिए। जैसे अभी आपने ऊपर पढ़ा कि क्लर्जी और नोबिलिटी को बाय बर्थ कुछ प्रिविलेजेस मिले हुए थे। उनको टैक्स नहीं पे करना, उनको फ्यूडल ड्यूज कलेक्ट करने का राइट है, वो खुद टैक्स लेते हैं, उनको कुछ जमीनें, जैसे क्लर्जीज को, चर्च को कुछ जमीनें राज्य देता था अपनी तरफ से, जिससे कि वो अपना चर्च का मेंटेनेंस कर सके और चीजें। तो ये प्रिविलेजेस बाय बर्थ होते थे। यानी कि अगर कोई नोबल फैमिली में बर्थ ले रहा है, पैदा हो रहा है, तो उसको बाय डिफॉल्ट बचपन से ही वो सारे राइट्स मिल जाते थे जो कि नोबल्स को हासिल हुआ करते थे एंशिएंट रिजीम में। तो जो ये न्यू मिडिल क्लास है, जो कि एजुकेटेड है, जानता है, चीजों को समझता है, रैशनल थिंकिंग करता है, वो इसके खिलाफ था। इसका मानना था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी सोशल पोजीशन हो, किसी पर्सन को जो सोशल पोजीशन मिले, वो प्रिविलेजेस के खिलाफ नहीं थे, लेकिन वो ये कह रहे थे कि प्रिविलेजेस बाय बर्थ नहीं होना चाहिए। प्रिविलेज दीजिए, जो उस लायक है उसको प्रिविलेज दीजिए। उनका कहना था कि सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड ऑन मेरिट्स, लोगों की काबिलियत पर। मेरिट का मतलब काबिलियत पर, उनकी काबिलियत पर डिपेंड करना चाहिए उनका सोशल पोजीशन, की वो सोसाइटी में किस पोजीशन पर होंगे, उनको कितनी खास सुविधाएं दी जाएं, उनको कितना सम्मान दिया जाए। ये सारी चीजें उसकी मेरिट्स, उसकी काबिलियत पर डिपेंड करनी चाहिए। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट में देखिए लिखा हुआ है कि इन मिडिल क्लास के लोगों की ये मांग थी, और ये मांग फिलोसफर्स की भी थी, जो बड़े फिलोसफर्स हैं जिनके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे, कि जो सोसाइटी हो वो फ्रीडम और इक्वल लॉज और अपॉर्चुनिटी पर बेस्ड हो। यानी लोगों को आज़ादी हो अपनी मर्जी से काम करने की, जबरदस्ती उनसे कोई काम न करवाया जाए। दूसरी चीज, उनको बराबरी से ट्रीट किया जाए, सबके लिए जो कानून है वो बराबर होना चाहिए। अगर टैक्स देने का कानून है तो वो सब पर बराबर लागू हो, और सबको अपॉर्चुनिटी मिले, बराबर मौका मिले कि अगर वो काबिल है तो वो नोबल का काम कर सके, अगर वो रिलीजियस एक्सपर्ट है तो वो क्लर्जी बन सके, वो चर्च में काम कर सके, अगर वो काबिलियत रखता है तो उसको मंत्री बनाया जाए। तो सबको बराबर के मौके भी मिलने चाहिए। ये डिमांड थी बहुत से फिलोसफर्स की, और साथ में हमारे जो मिडिल क्लास जो इमर्ज हो रही थी उनकी। क्योंकि हम लोग इंटेलेक्चुअल रीजंस पढ़ रहे हैं, तो इंटेलेक्चुअल रीजंस या इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट्स को लोगों तक पहुंचाने का काम फिलोसफर्स करते हैं, इंटेलेक्चुअल थिंकर्स करते हैं। तो उसमें 3 नाम आपको, जो आपके सिलेबस में है, और भी हैं हालांकि, लेकिन ये 3 आपको याद रखने हैं। पहला नाम जो है वो है जॉन लॉक का, दूसरा रूसो, इनका पूरा नाम जीन जैक रूसो है, बुक में लिखा हुआ है, और तीसरे हैं मॉन्टेस्क्यू। इन तीनों को आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। शॉर्ट में भी आता है, लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ऑप्शनल के पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ ही साथ आप देखेंगे यहाँ पर इनकी बुक्स का नाम भी लिखा हुआ है। बुक्स के साथ इनको मैच करने के लिए एग्जाम में आ सकता है, या अलग से एक नंबर में इनके बुक्स का नाम पूछा जा सकता है। तो जॉन लॉक ने एक बुक लिखी थी, टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट। इस बुक के अंदर जो बात उन्होंने करी वो ये थी कि एब्सोल्यूट राइट मोनार्क का नहीं होना चाहिए। इस आइडिया को उन्होंने रिजेक्ट किया। इससे पहले एंशिएंट रिजीम में जो मोनार्क होते थे बर्बन डायनेस्टी की, वो ये क्लेम करते थे, उनका ये दावा था कि वो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको डिवाइन पावर्स, देखिए लिखा हुआ है डिवाइन पावर्स हासिल हैं, डिवाइन अथॉरिटी मिली हुई है आप लोगों पर शासन करने की, और उनको एब्सोल्यूट राइट है, यानी कि वो जो चाहें, जिस तरह से चाहें वैसे अपने देश के अंदर चला सकते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट्स को जॉन लॉक ने अपनी बुक जब उन्होंने लिखी टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट, उसमें रिजेक्ट कर दिया, कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, ना ही भगवान ने ये बात कह के भेजी है कि मोनार्क
ही सब कुछ होगा, उसको सारी पावर्स होंगी, जो भी लायक हो उसके वो इस फंक्शन को परफॉर्म कर सकता है, वो सरकार को चला सकता है और वो राइट्स को एक्सरसाइज कर सकता है। दूसरे हैं रूसो, इनकी बुक का नाम है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इनका जो प्रपोजल था, इन्होंने एक बात रखी लोगों के सामने, एक विचार रखा कि जो सरकार होनी चाहिए वो एब्सोल्यूट राइट वाले मोनार्क की सरकार नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जो कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट पर बेस्ड हो। इनकी बुक का ही नाम है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से इन्होंने ये बोला कि सरकार जो है वो राजा और प्रजा, यानी कि जो गवर्नमेंट है और जो पब्लिक है, उनके बीच सहमति से। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? देखिए, कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज होती हैं। अगर लीगल टर्म्स में बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज होती हैं, वो आपस में कुछ बातें तय करती हैं, और जब दोनों में सहमति बन जाती है, जब दोनों अग्री कर जाते हैं उस चीज के लिए, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट तय माना जाता है। यानी अगर कोई एक भी किसी पॉइंट पर इस कॉन्ट्रैक्ट में जो कंडीशंस लिखी हैं उसमें अगर असहमत है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट लागू नहीं हो सकता उसमें, अगर यानी कि दोनों की कंसेंट होनी चाहिए। तो वैसे ये कह रहे हैं कि जो पब्लिक है और जो गवर्नमेंट है, उन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, कंसेंट होनी चाहिए, और अगर वो दोनों एक दूसरे से सहमत है तभी वो सरकार उसी हिसाब से काम करे जिन कंडीशंस पर दोनों सहमत हो जाते हैं आपस में। तीसरे फिलोसोफर मॉन्टेस्क्यू हैं। इन्होंने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से और ब्रिटेन के सिस्टम से इंस्पायर होकर के एक बुक लिखी, द स्पिरिट ऑफ लॉज। इस बुक में इन्होंने जो बात लोगों के सामने प्रपोज करी रखी वो ये कि जो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की पावर्स हैं वो डिवाइडेड होनी चाहिए। ही प्रपोज डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अभी ऊपर डिस्कशन में बता रहे थे पॉलिटिकल कंडीशन में कि जो किंग होता था, मोनार्क होता था, उसको ये राइट होता था कि वो लेजिस्लेटिव का काम भी करें, एग्जीक्यूटिव का काम भी करें और जुडिशरी का काम भी करें। यानी लॉ बनाता भी वही था, उसको लागू भी वही कराता था, और अगर कोई उन लॉज को नहीं मानता था तो उनको पनिश करने का राइट भी राजा को ही था। तो एक ही पर्सन के पास सारे पावर्स स्टेट के कंसंट्रेटेड होते थे। मॉन्टेस्क्यू का कहना था कि ये जो तीनों पावर्स हैं, जो कि ब्रॉडली कैटेगराइज्ड ये तीन पावर्स होती थी स्टेट की, उन तीनों स्टेट की पावर्स को तीन अलग अलग ऑर्गन्स में डिवाइड करना चाहिए, एक ही पर्सन के पास नहीं होना चाहिए। जैसे आजकल के डेमोक्रेटिक सिस्टम में होता है कि लॉ बनाने के लिए पार्लियामेंट अलग है, एग्जीक्यूटिव के नाम पर प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और जो अधिकारी हैं वो अलग हैं, जुडिशरी के नाम पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और बाकी की अदालतें अलग हैं। ये तीनों मिलकर काम करते हैं, एक ही पर्सन के पास तीनों पावर नहीं है। अगर एक ही व्यक्ति के पास तीनों पावर होंगी तो वो डेस्पोटिक हो जाएगा, निरंकुश हो जाएगा, उस पर कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा। कानून उसी को बनाना है, उसी को लागू कराना और उसी को पनिश भी करना है, तो दिक्कत ज्यादा होगी गवर्नमेंट को चलाने में। तो उनका कहना था कि इस तरह से तीन एजेंसीज होनी चाहिए और थ्री डिफरेंट ऑर्गन्स में ये पावर्स को डिवाइड किया जाना चाहिए, तभी सरकार अच्छे से चलेगी, तभी डेवलपमेंट हो पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो लिखा हुआ है, फिलोसफर्स वर आल्सो इंस्पायर्ड फ्रॉम द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडिविजुअल राइट्स। जैसे कि बताया कि फिलोसफर्स जो थे, जैसे कि मॉन्टेस्क्यू थे, वो कॉन्स्टिट्यूशन के आइडिया से काफी इंस्पायर्ड थे। जैसे कि उन्होंने देखा यूएसए के केस में कि यूएसए में जब फाइट उन्होंने जीती, फ्रीडम फाइट, तो उसके बाद वहां पर एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, एक सरकार बनाई गई और उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देश को चलाया जाता है। उस कॉन्स्टिट्यूशन में सारे रूल्स, रेगुलेशन सब लिखे हुए थे। तो यहाँ पर भी फिलोसफर्स को जो इंडिविजुअल राइट, यानी कि हर व्यक्ति के क्या अधिकार होने चाहिए, वो बातें, और जो कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट है कि एक लिखित तौर पर एक ये चीजें बन जाएं कि देश में सरकारें कैसे काम करेंगी, कैसे चलेगा, इस बात से वो काफी इंस्पायर्ड थे। और उनके इन आइडियाज को, ये जो ऊपर हमने उनके आइडियाज पढ़े हैं, ये लोगों तक बहुत तेजी से फैल रहे थे और ये वहां पर डिस्कशन का टॉपिक होते थे। इनके जब न्यूज में, मैगजीन्स में और बुक्स में चीजें छपती थी तो उस पर
कॉफी हाउसेस हो गए, सैलून हो गए, उनमें काफी बड़ी संख्या में लोग गैदर होते थे और डिस्कशंस करते थे। सैलून जो आज हम जानते हैं वो सैलून नहीं है। सैलून का मतलब वहां पर एक लिटरेरी डिस्कशन का पॉइंट होता था। सैलून एक बड़ा हॉल होता था जहां पर कि लोग इकट्ठा होते थे लिटरेरी डिस्कशन करने के लिए, यानी कि जो चीजें बुक्स में हैं, जो चीजें फिलोसफर्स कह रहे हैं, लिख रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं, उस पर डिस्कशंस के लिए ये प्लेसेस होते थे। और कॉफ़ी हाउसेस आप जानते हैं जहाँ पर अक्सर शाम को लोग कलेक्ट होते थे और कॉफ़ी के साथ इन सारी बातों पर डिस्कशन किया जाता था। तो इस तरह से एक और ख़ास बात कि सैलून वगैरह में मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा लोग तो पढ़े लिखे होते नहीं थे, तो जो इलिटरेट लोग होते थे उनको पढ़ करके वो बातें सुनाई भी जाती थी, इसलिए भी लोग ज़्यादा इकट्ठा होते थे कि जो पढ़ लिख नहीं पाते उनको भी जो नए आइडियाज़ हैं, फिलोसफर्स की जो सोच है वो पता चल जाती थी, क्योंकि सैलून में कोई एक दो व्यक्ति ऐसे रहते थे जो ऑल्टरनेट टर्म्स में चीज़ों को पढ़ करके रीड करके सुनाते थे उनके लैंग्वेज में, और फिर वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको जान पाते थे। तो ये कल्चर वहाँ पर डेवलप हो रहा था। ये 18th सेंचुरी की बात हम कर रहे हैं, उससे पहले इस तरह की चीज़ें नहीं थी, बहुत ही कम थी। लेकिन 18th जो सेंचुरी है उसको हम लोग इसलिए एज ऑफ एनलाइटनमेंट बोल रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें फिलोसफिकल और इंटेलेक्चुअल लेवल पर वहाँ पर हैपन होने लगी थी। और जो लास्ट कॉज है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो इमीडिएट कॉजेज थे जिनकी वजह से एक्चुअल में स्टार्ट हो जाता है रेवोल्यूशन। देखिए, इमीडिएट कॉजेज या इमीडिएट इवेंट्स भी आप इसको कह सकते हैं, दोनों चीजों में अगर पूछा जाएगा तो आप ये पॉइंट्स लिख सकते हैं आंसर में। सबसे पहला जो इवेंट है वो लिखा हुआ है 5 में 1789 को। 1789 को 5 में के दिन एक मीटिंग बुलाई जाती है जिसमें कि नए टैक्सेस को प्रपोज कर किया जाएगा, यानी कि लुइस 16 एक मीटिंग बुलाता है नए टैक्सेस को प्रपोज करने के लिए और पुराने टैक्सेस को बढ़ाने के लिए। अब इसमें देखिए, प्रपोजिंग न्यू टैक्सेस में नीचे प्रोसीजर लिखा हुआ है कि नए टैक्स को इम्पोज करने का प्रोसीजर क्या होता था फ्रांस में उस समय, और ये अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, इसके प्रोसीजर में लिखा हुआ है अगर राजा को नए टैक्सेस लगाने हैं तो जो फॉर्मल वे होता था वो ये होता था कि एक मीटिंग बुलाई जाती थी एस्टेट्स जनरल की। अब ये एस्टेट्स जनरल क्या होता है? ये एस्टेट्स जनरल एक पॉलिटिकल बॉडी होती थी, जैसे आपके यहाँ पार्लियामेंट है, ये एक पॉलिटिकल बॉडी होती थी और इसमें सारे स्टेट्स, तीनों स्टेट्स जो होते थे फर्स्ट सेकंड थर्ड, उन स्टेट्स के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स इसमें शामिल होते थे और इस स्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ती थी टैक्सेस को लगाने के लिए। आगे लिखा भी हुआ, इट वॉज अ पोलिटिकल बॉडी दैट कंटेन्स रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम ऑल 3 स्टेट्स। इस मीटिंग में डिस्कशन के बाद वोटिंग होती थी और सारे स्टेट्स को एक वोट मिलता था, यानी कि फर्स्ट स्टेट्स क्लर्जी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो कलेक्टिवली एक वोट देंगे मिल करके। मान लीजिए कि 300 मेंबर आए क्लर्जी से, तो सारे क्लर्जी मिल करके डिस्कशन करके और एक वोट दे सकते हैं। इसी तरीके से जो नोबिलिटी हैं उनके मेंबर्स मिल करके एक वोट देंगे, और जो कॉमन पीपल हैं, कॉमनर्स हैं थर्ड स्टेट, उनके सारे रिप्रेजेंटेटिव मिलकर भी एक वोट देंगे। अब इस सिस्टम में टोटल 3 वोट होते थे, मतलब 3 वोट में 2 जिसके पक्ष में होता था, जिस चीज के पक्ष में वो चीज तय हो जाती थी। अब आप बिल्कुल अच्छे से समझ रहे होंगे कि जब क्लर्जी और नोबिलिटी को प्रिविलेजेस मिले हुए हैं और उनको कोई बर्डन नहीं है, उनको कोई नुकसान नहीं है, तो वो नए टैक्स का विरोध नहीं करेंगे। वो हमेशा राजी हो जाते थे कि ठीक है ये टैक्स लगाना है, लगा दीजिए। तो वो 2 वोट हमेशा क्लर्जी और नोबिलिटी के जो थे वो टैक्स के फेवर में ही रहते थे, और कॉमन जो होता था वो टैक्स के अगेंस्ट रहता था, लेकिन क्योंकि उसका एक वोट ही होता था इसलिए वो हमेशा हार जाते थे और नया टैक्स आसानी से लगा दिया जाता था। हालांकि अगर नंबर वाइज देखें तो नीचे आइए, जो फर्स्ट स्टेट के लोग थे वो इस मीटिंग में लगभग 300 थे,
सेकेंड स्टेट के 300 लोग थे और थर्ड स्टेट के 600 लोग इसमें शामिल हुए थे। तो अगर स्टेट वाइज लिया जाए तो इन दोनों का कलेक्टिव वोट जो है वो टैक्स के फेवर में हमेशा रहता था, जो कि इस बार भी तय किया गया कि ऐसे ही होगा। हालांकि नंबर में इसके रिप्रेजेंटेटिव थर्ड स्टेट्स के ज्यादा थे, लेकिन क्योंकि स्टेट वाइज वोटिंग होती थी इसलिए हमेशा ये हार जाते थे। इस बार क्या हुआ कि और एक खास बात थी कि जब ये मीटिंग हुई तो ये क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद हुई थी ये मीटिंग, इसलिए जो थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव है वो अपनी डिमांड्स को लिख करके ले गए थे। और ये डिमांड का एक बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट था जिसमें 40,000 लेटर्स थे, यानी 40,000 लेटर्स का एक लंबा लिस्ट लेकर गया था कि हमारी ये डिमांड है राजा के पास। वैसे तो राजा को टाइम नहीं था लोगों से मिलने का, ठीक है, वो अपनी विलासिता में व्यस्त था, तो ये लोग ऐसा कर रहे थे। अब देखिए समझिए कि इसमें हुआ क्या। इसमें जो थर्ड स्टेट के लोग थे उन्होंने डिमांड करी कि वोटिंग एज अ होल होनी चाहिए, यानी हर मेंबर को एक वोट मिले। तो उनकी डिमांड के हिसाब से अगर ये 300 लोग हैं तो इनमें हर एक मेंबर का वोट लिया जाए, यानी कि इनके 300 वोट हो जाएं। अगर इसमें 300 लोग हैं तो इनके 300 वोट हो जाएं, और अगर ये लोग 600 हैं तो इनके 600 वोट हो जाएं। इस तरीके से अगर वोटिंग कराई जाएगी तो हम तैयार हैं वोटिंग के लिए। अब जाहिर सी बात अगर ऐसे होता तो 600 इनके बराबर हो जाते, यानी फर्स्ट सेकंड मिल करके और थर्ड का अकेले का वोट बराबर हो जाता। और इसमें भी एक खास बात यह है कि कुछ लोग नोबिलिटी और क्लर्जी के ऐसे थे जो कॉमनर्स को सपोर्ट भी करते थे, वो कॉमनर्स के फेवर में थे, तो कुछ लोग इनमें से भी इनके पक्ष में वोट करते और ये जीत जाते। तो इन्होंने ऐसी डिमांड रखी, लेकिन ये डिमांड किंग ने डिनाई कर दी। और जब किंग ने ये बात डिनाई कर दी थर्ड स्टेट की तो वो वॉक आउट कर दिया उन्होंने, वो सभा से बाहर चले गए और प्रोटेस्ट करने लगे कि हम जब तक ये डिमांड पूरी नहीं हो जाएगी तब तक हम इस फैसले पर कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। ठीक है, ये चलता गया बहुत दिनों तक, इस पर डेडलॉक बना रहा, न राजा तैयार हो रहा था ऐसा करने के लिए, न थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव तैयार हो रहे थे कि स्टेट वाइज वोटिंग की जाए। ऐसे कुछ दिनों तक चलता रहा। 20 जून के दिन राजा ने उनको एंट्री ही मना कर दी, कहा कि स्टेट जनरल की मीटिंग में इनको रखो ही नहीं, डोर लॉक करवा दिया, उनको कहा कि आप लोग बाहर ही रहिए, जब आपको डेडलॉक करना है, रोज वॉकआउट करना है तो फिर आपके आने की जरूरत नहीं है। ये लोग 20 जून को क्या करते हैं, उसी वर्साइलेस के ग्राउंड में एक टेनिस कोर्ट होता है और उस टेनिस कोर्ट के हॉल में इकट्ठा हो जाते हैं और वहां पर ये लोग खुद से ही नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर देते हैं। नेशनल असेंबली डिक्लेयर करने के बाद ये कसम खाते हैं, दे स्वोर टू ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, कि हम मिलकर एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे और उस कॉन्स्टिट्यूशन में राजा की शक्तियों को, उसकी पावर्स को लिमिट करेंगे कि वो डेस्पोटिकली जो मन में आए वो फैसला ना ले पाए। ऐसी कसम खाने के बाद ये लोग वहां से निकलते हैं और फिर अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने का काम शुरू कर देते हैं। अब देखिए इसमें लीडर्स के नाम लिखे हुए हैं, 2 लीडर्स हैं, मिराबो और एबेसियस। ये दोनों लीडर्स थे, इनके पढ़े लिखे एजुकेटेड थे। मिराबो जो था वो नोबल फैमिली से बिलोंग करता था, लेकिन जैसा कि अभी ऊपर बताया कि कुछ लोग नोबल और क्लर्जी के भी कॉमनर्स को सपोर्ट कर रहे थे इन चीजों में, क्योंकि उनको लगता था कि ये इनकी डिमांड जायज है। मिराबो नोबल फैमिली का था, लेकिन वो ये चाहता था कि जो फ्यूडल प्रिविलेजेस हैं बाय बर्थ वो हटा दिए जाएं, क्योंकि ये सही नहीं है, लोगों को उनको उनकी काबिलियत के हिसाब से पोस्ट मिलनी चाहिए। एबेसियस एक क्लर्जी था, प्रीस्ट फैमिली का था, लेकिन फिर भी वो कॉमनर्स को सपोर्ट करता था और उसने एक पैम्फलेट भी लिखा था, व्हाट इज थर्ड स्टेट। ये पैम्फलेट का टाइटल है, ये पूछा जा सकता है ऑप्शनल में, एमसीक्यूज में, इसलिए इसको याद रखिएगा। व्हाट इज थर्ड स्टेट में उसने ये कहा कि थर्ड स्टेट्स क्या है, उसकी क्या पावर्स हैं, वो क्या कर सकता है और उसको कैसे डील किया जाना चाहिए। खास बात ये तो हो गया आपका 5 मई के दिन क्या हुआ, फिर 20 जून के दिन क्या हुआ। उसके बाद इसी दौरान
सीवियर विंटर्स पड़ते हैं, जैसे कि बताया था शुरू में भी कि उस साल 1789 को बहुत कड़ाके की ठंड पड़ जाती है, जिसकी वजह से फसलें जो हैं वो खराब हो जाती हैं, और इन क्रॉप्स के डिस्ट्रॉय होने के बाद हाई प्राइसेस ऑफ ब्रेड हो जाते हैं, ब्रेड्स के दाम बहुत बढ़ जाते हैं। ब्रेड के दाम बढ़ने पर जो बेकर होता है, जो ब्रेड बेचता है दुकानों पर, वो उनकी होर्डिंग करने लगते हैं। होर्डिंग का मतलब ये होता है कि चीजों को सेल ना करके इकट्ठा करके रख लेना, बेचना नहीं, इकट्ठा करके रख लेना, और फिर जो ज्यादा पैसे दे उसको बेचना। यानी अगर मार्केट में वो 10 रुपए की मिल रही है, तो क्योंकि बैड हार्वेस्ट है, प्राइसेस ज्यादा हैं, तो वो 10 रुपए क्या बेचने की बजाय उसको रखे रहता था, लोगों को मना कर देता था कि नहीं है नहीं है, और जो आता था कहता था कि नहीं हम तुम्हें 10 की जगह 20 रुपए दे देंगे, 15 रुपए दे देंगे, उसको बेच देता था। तो ये क्या हो गया, ये होर्डिंग हो गई, जहां ये एक तरह से ब्लैक मार्केटिंग प्रैक्टिस है, ब्लैक मार्केटिंग है। तो ये करने लगे वो लोग। अब बहुत बार ऐसा हुआ कि महिलाएं गई, लाइन में लगी और निराश होकर लौट आए, उनको ब्रेड मिली ही नहीं, क्योंकि वो कहते थे खत्म हो गई, नहीं है, और जो ज्यादा पैसे देते था उसको दे देते थे, ब्लैक कर देते थे। तो इस तरह से कुछ महिलाएं जो दुकान, क्योंकि उस समय महिलाएं ही ये ब्रेड वगैरह लेने के जाने का काम, जो हाउस होल्ड वर्क थे वो वही करती थी। तो कुछ महिलाएं गुस्सा हो गई पेरिस में, और उन्होंने दुकानदार पर हमला कर दिया। ऐसा कई जगहों पर देखने को मिला कि महिलाओं ने दुकानदार पर, शॉपकीपर पर हमला कर दिया और उसको मारा। अब ये खबर जब राजा के पास पहुंची, तो राजा ने अपनी ट्रूप्स को ऑर्डर दिया कि आप पेरिस शहर में जाएं और वहां पर स्थिति को नियंत्रण करें। वहां पर दंगे जैसी स्थिति हो गई है, वहां मारपीट शुरू हो गई है शॉपकीपर्स के साथ, लोग गुस्से में हैं। इसी बात को दूसरी तरीके से, जैसा हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट में पढ़ा था कि इस ऑर्डर को, उसका ऑर्डर ये था कि वहां पर जाके स्थिति को कंट्रोल में करें। लोगों ने इस तरह से उसको अफवाह फैला दिया कि राजा ने ऑर्डर दे दिया है ट्रूप्स को कि शहर में आए और लोगों को कैद कर लें, गोली मार दें, जो लोग बदमाशी कर रहे हैं, उपद्रव कर रहे हैं। ये खबर मिलने के बाद, जैसा कि इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमने पढ़ा था, 14 जुलाई 1789 को 7,000 लोग के करीब मेन और वेमेन जो हैं वो सड़कों पर उतर आते हैं। टाउन हॉल के सामने वो इकट्ठे होते हैं और एक मिलिशिया बना लेते हैं, यानी कि एक लोगों की आर्मी बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, आर्म्ड ग्रुप, जो कि सेना से लड़ने के लिए तैयार है। इसके अलावा अब उनको हथियार भी चाहिए, केवल ऐसे मिलिशिया बनाने से काम नहीं चलेगा। तो उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफिसेज में, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में अटैक करना शुरू कर दिया कि शायद कहीं से कुछ आर्म्स और अम्यूनिशंस मिल जाएं तो हम लोग सेना से लड़ाई कर पाएंगे। गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे हमला कर दिया। फाइनली जब वो ईस्टर्न छोर पर पहुंचे पेरिस के, तो वहां पर एक किला हुआ करता था बेस्टील नाम का, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और ये बेस्टील नाम के दुर्ग से, किले से वैसे भी लोग काफी नफरत करते थे, क्योंकि ये राजा की डेस्पोटिक पावर्स का एक सिंबल माना जाता था। और इसको लोगों ने इस पर हमला कर दिया। ये एक फोर्ट्रेस प्रिजन था, मतलब शुरू में तो फोर्ट्रेस ही था, बाद में इसको एज अ प्रिजन यूज किया जाने लगा था। यहाँ पर कुछ आर्म्स भी रखे जाते थे, कैदियों को बंदी बनाया जाता था। तो यहाँ पर लोगों ने इस पर हमला कर दिया, यहाँ के कमांडर को मार दिया, और जो 7 कैदी थे इसके अंदर उनको रिलीज कर दिया। साथ ही कुछ जो आर्म्स वगैरह उनको यहाँ से मिले वो उन्होंने अपने कब्जे में ले लिए। और एक बात हमने आपको बताई थी कि इसके जो डिस्ट्रक्शन के बाद जो स्टोन्स थे उनको मार्केट में बेचा गया यादगार के तौर पर, कि ये यादगार है, हमने राजा की डिस्पोटिक पावर का जो सिंबल है उसको हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है, और अब से हम लोग एक रिपब्लिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये चीजें हैं। तो ये उसके कॉजेस थे जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया इंट्रोडक्टरी पार्ट में। हालांकि कुछ चीज़ें हम इसके बारे में जान चुके थे, लेकिन एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको पता चल गया। और इसके नोट्स आप ज़रूर तैयार करते रहिए। साथ ही साथ में कुछ वर्कशीट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वो आप सॉल्व कर लीजिएगा, और इस वीडियो का लिंक भी आपको मिल जाएगा। ठीक है।